नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो है हिंदी की शिक्षण विधियों की अपनी क्लास चल रही थी और आज हम जो है इसका भाग नंबर 2 देखेंगे। कौन सा भाग? भाग 2 देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा 2 पेज में चला गया ये क्वेश्चन कि बालक को जो है भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए। तो आपको पता है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके तहत जो है बालक को जो है भाषा शिक्षण की शिक्षा देने के लिए मातृभाषा को जो है क्या दी गई है, वरीयता दी गई है। तो बालक को जो है भाषा शिक्षण की शिक्षा देने के लिए सबसे पहले आपको मातृभाषा का जो है शिक्षा देनी चाहिए, मातृभाषा को माध्यम में बनाना चाहिए। राष्ट्रभाषा नहीं, प्रादेशिक भाषा नहीं और द्वितीय भाषा भी नहीं। कौन सी भाषा? मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावशाली शिक्षण प्रवृत्ति है। गद्य शिक्षण की कौन सा शिक्षण? गद्य शिक्षण जो है उसकी सबसे प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन सी है? तो आपको पता है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि तो आपकी जो है कविता शिक्षण की है। किसकी? कविता शिक्षण, या हम इसको क्या कह सकते हैं? पद शिक्षण। कौन सा शिक्षण? कविता या पद शिक्षण की जो है ये जो है सबसे जो है मुख्य विधि है। बात करें अपन गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि की, तो उत्तर हो जाएगा आपका स्पष्टीकरण विधि। ध्यान रख लेना, नोट कर लेना अगर आपके लिए नया हो ये क्वेश्चन तो, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा स्पष्टीकरण विधि। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है निम्नलिखित में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ज्ञान बिल्कुल, कौशल बिल्कुल, ज्ञानोपयोग बिल्कुल, लेकिन मनोरंजन जो है वो क्या है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनोरंजन जो है ये आप कह सकते हो मनोरंजन जो है कविता शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। किसका? कविता शिक्षण का, क्योंकि कविता में क्या होता है? रस होता है और रस जो होता है आपका मनोरंजन का साधन होता है। तो जो है कविता शिक्षण है उसमें रस या मनोरंजन जो है शामिल हो सकता है, लेकिन व्याकरण शिक्षण में मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होता है। वो सिर्फ ज्ञान, कौशल और ज्ञानोपयोग पर आधारित होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, फिर जो है अगला क्वेश्चन आपका कि 1 मिनट, क्योंकि ये भी दोनों में चला गया, कई बार क्या पेज में चेंज हो जाते हैं ये बनाने के बाद में। फिर व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति होती है। व्याकरण शिक्षण है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो देखो व्याकरण शिक्षण आपका साहित्यिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का होता है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोनों। अब देखो मैं ऊपर वाले पेज में ही उत्तर है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस पेज को। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार से होती है। ध्यान रखना, साहित्यिक को हम सैद्धांतिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सैद्धांतिक। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। व्याकरण शिक्षण आपका जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का, या फिर साहित्यिक या फिर व्यवहारिक हो सकता है। और व्यवहारिक के लिए जो है क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, भाषा संसर्ग विधि। कौन सी विधि? भाषा संसर्ग विधि जो है व्याकरण के व्यवहारिक जो पक्ष है उसका जो है बोध करवाती है, या फिर जो है उसकी जो है स्टडी करवाती है, अध्ययन करवाती है। तो ध्यान रखना व्याकरण शिक्षण आपका सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों हो सकता है। सैद्धांतिक का दूसरा नाम साहित्यिक भी है। अगला क्वेश्चन है भाषा का मुख्य कौशल है। तो आपको पता है भाषा कौशल आपको मैं बार बार बता भी चुका, LSRW। ठीक है, तो जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, तो यानी कि लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी है। ठीक है, अब एक बात और आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो है जो शिक्षण विधियां ये आपके कई जो है कॉमन भी होती है और कई जो होती है आपके जो है सिर्फ जैसे विज्ञान की अलग होती है, गणित की अलग होती है, लेकिन ज्यादातर कॉमन होती है। जैसे मूल्यांकन वगैरह का टॉपिक है, शिक्षण उद्देश्य का टॉपिक है, ये कॉमन होता है। तो उस हिसाब से ध्यान रखना है। और आपके लगभग ये मान के चलो कि लगभग जो है आपके 30 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं शिक्षण विधियों के सभी सब्जेक्टों के मिलाकर, और 30 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं साइकोलॉजी के। तो 70 क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट, या 60 से 70 तो यही मान के चलो आप। ठीक है, इसके बाद में जो बच्चा है वो आपको ध्यान रखना है, वो इजी आता है। और आपको मैं वापस बता चुका कि आप जो है पात्रता आपकी अगर 83 नंबर में हो रही है या 90 नंबर में हो रही है तो इनको टारगेट ना रखें। आप जो है कम से कम कोशिश करें कि 110 नंबर से तो ज्यादा है अपने, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आएगा आगे मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको जो है एक मान लो कि एक बच्चे के 124 आ रहे हैं और एक के जो है सिर्फ 91 में से वो पास हुआ है, तो इसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा क्योंकि इसने जो पात्रता में बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा अंक लाने की कोशिश करना है, पात्रता तो आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि है। मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? तो मातृभाषा शिक्षण है ये होती है अनुकरण विधि से। कौन सी विधि से? अनुकरण विधि से। अनुकरण मतलब जो है देखकर सीखना। ठीक है, देखकर या अनुकरण करके सीखना होता है ना, वो होती है अनुकरण विधि। तो मातृभाषा जो है सबसे ज्यादा आप जो है
अपने आसपास जो है वातावरण है उसको देखकर या फिर उसका अनुकरण करके ही सीखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुकरण विधि हो जाएगा। ठीक है, आज शाम को आपके पास जो माइनर टेस्ट 8 है, कौन सा, सॉरी माइनर टेस्ट जो 10 है वहां तक अपने हो चुके थे। अब जो माइनर टेस्ट आपका हुआ था इस संडे को मेजर के नाम से, मेजर नंबर 3 वो है, मेजर 3 जो है इसकी जो है क्लास जो है आपके सामने जो है आज शाम को ले जो है कलाम की लाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा वापस छोटा करना पड़ेगा क्योंकि 2 में चला गया ये। अगला क्वेश्चन है आपका, वैसे उत्तर इसका पहले में ही है तो पहले को ही देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन जो प्रत्यय है उसके प्रवर्तक कौन है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन संप्रत्यय, शिक्षण अधिगम प्रबंधन संप्रत्यय है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा I.K. डेविस। I.K. डेविस जो है वो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के क्या है, प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण करने वाले कौन थे? बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने जो है शिक्षण उद्देश्यों या शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। और अब देखो आपके जो है मांग है कि सामाजिक की क्लासें भी वापस स्टार्ट की जाए, तो सामाजिक की क्लासें भी वापस स्टार्ट करेंगे अपन। और इसके साथ साथ जो है 1500 जो है क्वेश्चन की अपनी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही है ना, ये तो निरंतर चलती रहेगी। इसके साथ साथ हम अदर को भी जो है ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? बात हो रही है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो उसकी पालना किस विधि में जो होती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। इसमें होता है सूक्ष्म से स्थूल, इसके अलावा होता है इसमें अज्ञात से ज्ञात। किससे? ये आपको कंफ्यूजिंग करते होंगे लेकिन इनको बार बार थोड़ा सा याद कर लें आप। अज्ञात से ज्ञात होता है, अमूर्त से मूर्त होता है, अमूर्त से मूर्त होता है। ठीक है, और कठिन से सरल होता है, कठिन से सरल होता है। ये होता है आपके आगमन निगमन विधि के। ठीक है, और सूक्ष्म से स्थूल और आगमन विधि इनका उल्टा हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त और सरल से कठिन और स्थूल से सूक्ष्म, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सूक्ष्म से स्थूल जो है आपकी निगमन विधि के जो है शिक्षण सूत्र हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वापस वही है, 2 पेज में चला गया कि प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय आगमन विधि का जो है उपयोग होता है। और आगमन विधि में बता चुका था आपको पिछले क्वेश्चन में, ज्ञात से तो अज्ञात, ठीक है, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त और जो है सरल से कठिन की तरफ होती है। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक है, सरल से कठिन की तरफ, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और जो आपकी निगमन विधि है वो है अमनोवैज्ञानिक विधि। क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि इसमें विद्यार्थी जो है इसका कम रोल होता है निगमन विधि में, जबकि आगमन विधि में विद्यार्थी का रोल ज्यादा होता है, इसलिए इसको जो है मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसमें ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त और सरल से कठिन जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाषा के मुख्य, ये मुख्य नहीं है, मुख्य है ये। ठीक है, भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? भाषा के, ये मुख्य है, ठीक है, मुख्य, भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? तो भाषा के मुख्य तत्व ध्वनि होती है, बिल्कुल, संकेत और चिन्ह, तीनों ही होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो भाषा है उसके मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? ध्वनि, संकेत और चिन्ह। आप जो भी स्टूडेंट नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आप जो है 3rd ग्रेड भर्ती जो आ रही है आपकी, संस्कृत शिक्षा विभाग की भी आ रही है और सामान्य शिक्षा विभाग की भी आ रही है। इन दोनों में जो है आपके ये चैनल जो है यहाँ पर जो है जीवा स्टडी पर क्लासेस जो है जैसे ही आपकी रीट पात्रता परीक्षा हो जाएगी उसके जस्ट बाद में शुरू कर दी जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो भी ज्वाइन आप कर सकते हो, ताकि जो है सूचनाएं और जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलता रहे। फिर है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उत्तर जानकर आपको हैरानी हो सकती है, उत्तर हो जाएगा इसका आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि आपकी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक जो है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए, उच्च प्राथमिक जो विद्यार्थी हैं, प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी, उनके लिए आगमन विधि जो है आपकी उत्तम मानी जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है, 12 नहीं होती है, ध्यान रखना 11 होती है। एक जो होता है उसको जो है अंग ए होता है उसको नहीं मानते, एक री को जो है नहीं मानते, तो कुल कितनी होती है?
हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11। अगला क्वेश्चन, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है आपका मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो मातृभाषा पर जो है जोर दिया गया है। मातृभाषा से व्यक्ति का जो है मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है, क्योंकि मातृभाषा जो है वो जो है सुनता आता है, जन्म से जो है उसकी भाषा होती है जिसमें शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखो, हिंदी भाषा में व्यंजन होते हैं 39। कितने होते हैं? 39 व्यंजन। लेकिन मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं आपके 33। कितने होते हैं हिंदी भाषा में? मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। कुल व्यंजन कितने होते हैं आपके? 39। अगला क्वेश्चन है, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई के बारे में पूछा है। बात यहां पर सार्थक इकाई की हो रही है। जिस सार्थक का मतलब क्या हो गया? जिसका अर्थ हो। क्या हो? जिसका अर्थ होना चाहिए। अक्सर जो है भाषा की प्रथम इकाई जरूर है। ये क्या है? भाषा की प्रथम इकाई है, प्रथम इकाई, लेकिन ये सार्थक इकाई नहीं है। सार्थक इकाई क्यों नहीं है? सार्थक में अर्थ भी होना चाहिए। तो सबसे छोटा जो सार्थक इकाई है वो होती है आपकी शब्द। कोई शब्द है, जैसे हम कह सकते हैं जो है कमल। कमल की जो है क्या होता है? कमल का फूल होता है, तो ये अर्थ होता है इसका। ठीक है, जैसे कक्षा, कक्षा का भी अर्थ होता है। जैसे आम, आम का भी अर्थ होता है। तो ये क्या है? सारे के सारे शब्द हैं। तो सबसे प्रथम जो सार्थक इकाई है वो शब्द होते हैं, ध्यान रखना। अक्षर सबसे छोटी इकाई मान सकते हैं, लेकिन अक्षर में जो है सार्थक नहीं होता, वो अर्थ नहीं होते। वाक्य में अर्थ होते हैं लेकिन वो शब्द से बड़ा होता है। तो बात यहां प्रथम सार्थक इकाई की हो रही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका शब्द। अगला क्वेश्चन, मातृभाषा का अर्थ क्या है? तो मातृभाषा का अर्थ परिवार की भाषा बिल्कुल, माँ की भाषा बिल्कुल, पिता की भाषा बिल्कुल। मातृभाषा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माँ की भाषा है, वो परिवार और पिता की भी भाषा हो सकती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका भावात्मक गद्य। ठीक है, गद्य साहित्य के मुख्य प्रकार में भावात्मक गद्य शामिल है, ध्यान रखना। यह भी इंपॉर्टेंट बनता है, उपरोक्त सभी नहीं होगा। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है आपका भावात्मक गद्य। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। मतलब माध्यमिक स्तर जो होता है 10th क्लास तक का, उसमें गद्य शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि आपकी कविता शिक्षण की भी होती है, ध्यान रखना, कविता शिक्षण की भी होती है। लेकिन माध्यमिक स्तर पर जो है गद्य शिक्षण की जो विधि होती है वो होती है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। नोट कर लेना, ना तो अर्थबोध होती है ना व्याख्यान। उत्तर क्या होगा आपका? प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर भाग 3 हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। तो व्याकरण शिक्षण की कल जो है अपनी क्लास थी उसमें मैं बता चुका। व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है आगमन निगमन विधि। दोनों को साथ में लेकर करते हैं तब आगमन निगमन विधि होती है। वो व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। कौन सी विधि? सर्वोत्तम विधि। तो ये जो है आपके 20 क्वेश्चन थे आज के, और जल्दी हम जो अदर सब्जेक्ट है उनको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।